हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पिछली क्लास में हमने 4 क्वेश्चन किए थे प्रश्नावली 1.1 के, जो क्लास 10th की मैथ की, जो हम चैप्टर 1 लेकर के चल रहे हैं और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की क्लास में न देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है, हमने इस प्रश्नावली में 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक, और बहुत अच्छे से हमने 4 क्वेश्चनों को कर लिया है। आज के क्वेश्चन में हम 5वां क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 5वां क्वेश्चन ये है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 की पावर कोई संख्या n है और कोई प्राकृतिक संख्या एक से लेकर अनंत तक कोई भी प्राकृतिक संख्या हम पावर के रूप में लगाएं, क्या उसको हम खोलने पर, उसे पूरे विस्तार पूर्वक खोलने पर, क्या उसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जो हमारा मान आएगा उसका अंतिम अंक 0 हो सकता है? क्या वो संख्या का अंतिम अंक 0 हो सकता है? हमें सिर्फ ये प्रूव करना है। तो सवाल को कराने से पहले मैं बेसिक चीज़ को आपको समझा देता हूँ कि कब संख्या 0 पर समाप्त होती है और कब संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती है। ये बात कर रहा है कि 6 की पावर n। अब 6 की पावर n है तो n का मतलब हम कोई संख्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही अनंत तक चलते जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें, मान लो हम n बराबर 1 रखते हैं। जब n बराबर हम 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1, तो आंसर कितना आएगा 6। अगर हम n बराबर मेरे प्यारे भाइयों 2 रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 की पावर 2, अगर हम इसे खोलेंगे 6 गुणा 6 तो ये कितना आएगा 36। कितना आएगा 36। यानी 6 की पावर अगर हम 2 लगाते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 36। चलो न करते हुए n की पावर 3 लगा लेते हैं हम। अगर n की पावर हम 3 लगाएंगे तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, 6 की पावर कितना हो जाएगा 3। अगर हम इसे खोलेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 6 36, 6 36 और 6 3 18 21 216। कितना आएगा 216। चलो आगे देखते हैं। n की पावर हम 4 लगाते हैं तो 6 की पावर कितना हो जाएगा 4। 6 की पावर कितना हो जाएगा 4। अगर 6 की पावर 4 को हम खोलते हैं तो 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये आएगा 6 6 36, 6 1 6 6 3 9 और 6 दूनी 12 1296। यानी 6 की पावर हम कितनी भी लगाते चले जाएं लेकिन हमारा मान 0 पे समाप्त नहीं हो रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि 6 की पावर 1 से लेके हम अनंत तक लगाएं लेकिन कभी भी उसका अंतिम अंक 0 नहीं आ सकता। 0 कब आएगा, ये भी तो एक पॉइंट है ना कि कब 0 आ सकता है। तो 0 आने के लिए अगर हम बात करें, जैसे हमने 10 किया, ठीक, अगर 10 के फैक्टर हम करेंगे तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक, चलो 20 किया हमने, अगर 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। मान लो हमने 30 ले ली संख्या, अगर 30 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा और 3 गुणा 5 हो जाएगा। अगर हम 50 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। अगर हम 100 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 5 और गुणा 5। यानी हमको ये चीज़ सिद्ध होके आ रही है कि जब 10 के फैक्टर करें तो 2 गुणा 5 आ जाए, जब 20 के फैक्टर करें तो 2 गुणा 5 आ जाए, जब 30 के फैक्टर करें तो, यानी जिस संख्या का अंतिम अंक 0 है अगर हम उसके फैक्टर कर रहे हैं तो उनके फैक्टर में 2 और 5 तो हमें उपस्थित दिख ही रहा है। ज़्यादा कितनी बार है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मिनिमम एक बार 2 तो हमें दिख ही रहा है और एक बार 5 तो हमें दिख ही रहा है। देखो ऐसे ही 30 के फैक्टर में 2 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे ही 50 के फैक्टर में 2 गुणा 2 5 और ऐसे ही 100 के फैक्टर में। तो इससे ये प्रूफ होता है कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए, है ना मेरे प्यारे भाइयों। क्या होना चाहिए, 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। ठीक, तो इससे हमारा कंक्लूजन या निष्कर्ष ये लगता है कि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए
उसके प्राइम फैक्टर में यानी अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो चलो इस ठीक मेरे प्यारे भाइयों, चलो तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो हल करने के लिए कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन नाम की तो चीज़ नहीं है, सिर्फ भाषा लिखनी है। भाषा के आधार पर ही क्वेश्चन को हमें सिद्ध करके बताना है कि कब संख्या जीरो पर समाप्त होती है और कब जीरो पर समाप्त होती नहीं है। तो बस किसी भी संख्या को किसी भी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में उसके अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या को जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। ठीक, अगर हम बात करें 6 की पावर n, अगर 6 की पावर n को हम अगर फैक्टर करें तो 2 गुणा 3 की पावर n, अगर इसे खोलेंगे तो 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब देखो 6 में 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, अतः 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। पाँच उपस्थित नहीं है। अतः 6 की पावर n किसी भी प्राप्त संख्या n के लिए जीरो पर समाप्त नहीं होगी। समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना, तो किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए समाप्त नहीं होगी। मुझे आशा है तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। तो अब इस छठवें क्वेश्चन को हम करते हैं। यह कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। यानी हमें यह ज्ञात करना है कि जो ये दोनों क्वेश्चन है ये भाज्य तो क्यों हैं। ठीक है ना, तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाज्य संख्या कब होती है, जब कोई संख्या स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्या से कट जाए, या जिस संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड तो हो ही, वो तो होते ही हैं सब संख्या के, लेकिन 2 से अधिक जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, या जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो संख्या कैसी होती है, भाज्य। तो अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 लेकर के चलते हैं हम। कौन सा, पार्ट 1। पार्ट 1 है हमारा 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक, यानी 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक मेरे प्यारे भाइयों, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 13 कॉमन ले लेंगे। अगर हम 13 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1 और प्लस के 1। ठीक, 13 11 7 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 78। ठीक है,
ठीक है, 13 गुणा 78। अब पार्ट हम सेकंड लेके चलते हैं। अगर हम पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट हमारा सेकंड है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 5। ठीक, अब देखो इसमें से कोई संख्या कॉमन है। इसमें से कौन सी संख्या कॉमन है? इसमें से कॉमन है 5। अगर हम इसमें से 5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के 1। तो अब देखो 7 के 42 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस के 1। 4 दूनी 8, 4 चक 16 योग 67 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। आप चाहो तो इसका सीधा सीधा गुणा करके इसका सीधा सीधा गुणा करके प्लस 1 कर सकते हैं। मैं एक एक स्टेप गुणा कर रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, है ना। बहुत सारे प्रकार के बच्चे तो होते हैं, कोई फ्रेशर होता है, कोई स्टेप अगर हम छोड़ देते हैं तो वो समझ नहीं पाता है। तो हमारा काम है पूरे स्टेप को खोल के बताना। आप चाहो तो स्टेप को कम कर सकते हैं। अब 3 24 की 4 हासिल 2 तिछंक 18 2 20 की 0। 3 24 की 4 हासिल 2 तिछंक 20 तो 3 1 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 तो 5 2 चौक 8 0 2 पंजे 10 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1009। अब देखो ये हमारी दोनों संख्याएं हैं। अब देखो ये संख्या 13 से भी कट जाएगी। अगर 13 गुणा 78 करें तो ये संख्या 13 से भी कटेगी 78 से। अगर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके हम अगर यहाँ संख्या लिखते हैं तो वो संख्या 13 से भी कटेगी और 78 से भी, ठीक है, और वो 6 से भी कटेगी, ठीक है ना। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। इस संख्या को देखो 5 से भी कटेगी, है ना, और 1009 से भी कटेगी। तो इस संख्या के भी 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष निकल के आया है इस क्वेश्चन का, वो निष्कर्ष ये लेकर के आया है कि ये संख्याएं, ये दो या दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती हैं। यानी ये संख्याएं 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ये दोनों संख्या कैसी हैं? हमारी लिखी हैं, ठीक है ना। आपको इस क्वेश्चन बहुत तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर कोई भी समस्या आपको मैथ में आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन हम आपको ज़रूर देंगे, उसका हल हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक। तो ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और लास्ट इसमें क्वेश्चन बचा है, तो आज भी उस क्वेश्चन को हम ख़त्म करेंगे, ठीक। हाँ भाई चलो, देखो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड पर हमें लिखने में दिक्कत होगी क्योंकि बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देख रहे होगे। जो स्क्रीन पर ये क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा क्वेश्चन है? ये 7वां क्वेश्चन है। कौन सा है? 7वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार फतह है, यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर ये किसी खेल का मैदान है जो कैसा है? वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। यानी सोनिया को लगते हैं 18 मिनट। ठीक, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करो। एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, एक वृत्ताकार पथ है, पार्क है, उसमें एक वृत्ताकार पथ है, उसमें क्या है कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। भाई एक ही दिशा में चलना, एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं, तो ये कहने का मतलब है कि वो कितने समय बाद पुनः एक साथ मिलेंगे। देखो वैसे तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एलसीएम लेके, ठीक है, लेकिन समझाना भी बहुत ज़रूरी है। कैसे समझाना ज़रूरी है कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये इसका हम एलसीएम ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। कैसे पता चलेगा? देखो रवि 12 मिनट में जा रहा है, तो रवि की चाल कैसी है? ज़्यादा है, रवि की स्पीड ज़्यादा, तभी तो समय कम लग रहा है। और सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर में, यानी ये स्थान है, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं दोनों। कहाँ से? यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया की स्पीड कम है तभी तो वो समय ज़्यादा ले रही है, और रवि की स्पीड ज़्यादा तभी तो वो समय कम ले रहा है। तो होगा क्या इसमें कि रवि दौड़ेगा, सोनिया दौड़ेगी, तो एक समय वो आएगा कि रवि तो आगे चल रहा है, सोनिया पीछे है। ऐसे ही रवि चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलते जाएगा, तो पीछे से उस सोनिया को पकड़ लेगा, यानी वो आपस में एक दूसरे के मिल जाएंगे। तो हम अगर इसे पूरी उस तरीक़ा से समझें तो हम कहेंगे माना रवि एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है? 12 मिनट, है ना? कितना समय ले रहा है? 12। माना रवि एक चक्कर लगाता है और सोनिया 22 चक्कर लगाती है, ठीक है ना। रवि एक चक्कर लगाता है और सोनिया 22 चक्कर लगाती है, यानी हमको ये नहीं पता है कि उनको मिलने में कितने चक्कर लगाए, टोटल कितने चक्कर लगा दिए तब वो एक दूसरे से मिले हैं। तो इसमें माना रवि एक चक्कर लगाता है और सोनिया 22 चक्कर लगाती है। रवि द्वारा एक्स चक्कर लगाने में लगा समय, रवि द्वारा एक्स चक्कर लगाने में लगा समय कितना हो जाएगा? 12x। कितना हो जाएगा? 12x। 12x क्यों होगा कि 1 मिनट में 12 मिनट में एक चक्कर लग रहा है, टोटल चक्कर लगाएं कितने? x। तो अगर टोटल चक्कर x लगाएं तो 12 और x का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तथा सोनिया को बाई चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 18/। कितना हो जाएगा? 18/। ठीक है ना। माना रवि एक्स चक्कर लगाता है और सोनिया 22 चक्कर लगाती है। रवि द्वारा एक्स चक्कर लगाने में समय 12x मिनट तथा सोनिया को 22 चक्कर लगाने में लगा समय 18/मिनट। तो माना रवि एक्स चक्कर लगाकर और सोनिया 22 चक्कर लगाकर मिलती है। चक्र लगाकर मिलती है। अब देखो रवि एक्स चक्कर लगाकर और सोनिया 22 चक्कर लगाकर मिलती है, ठीक है ना। इसका समय 18/, है, इसका समय 12 मिनट है टोटल चक्कर लगाने में। ठीक। अगर हम बात करें, देखो कोई इंसान है यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है और वो भी यहाँ से दौड़ रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो 5 मिनट, यानी दोनों लगातार दौड़ रहे हैं, दोनों लगातार 10 मिनट दौड़ेंगे। अरे भाई समय तो बराबर ही होगा दोनों का दौड़ने का, स्पीड उसकी बेशक ज़्यादा है, उसकी स्पीड बेशक कम है, लेकिन मिलेंगे तो एक ही समय पर। यानी टोटल 10 मिनट दौड़े होंगे दोनों, तभी तो मिले होंगे, यानी दोनों का समय कैसा होगा? बराबर। दोनों का समय कैसा होगा? बराबर। दोनों का समय बराबर है, यानी 12x बराबर 18/। तो बराबर संख्या, कोई ऐसी संख्या आई होगी जो 12x 18/, का है गुणज। तो अतः 12x था 12 तथा 18
उस संख्या का गुणनखंड है। क्या है? उस संख्या का क्या है? गुणनखंड। यानी उस संख्या का गुणनखंड है। 12 और 18 उस संख्या क्या होंगे? गुणनखंड। या उस संख्या के क्या होंगे? 12 18 गुणज। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना। जब किसी भी संख्या का कोई फैक्टर होता है तो वहाँ क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो सीधी सी बात है, 12 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छके 12, 2 ने 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटेंगे 1 कोमा 1। तो एलसीएम बराबर कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36 आ गया ना 36। तो यानी 12 18 गुणा जा 12 दूनी 24, 12 36, 18 दूनी 36 फैक्टर है क्या नहीं? तो यानी रवि और सोनिया छत्तीस मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आ गया? ये आपके क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। ठीक। तो प्रश्नावली 1.1 आज हमने समाप्त कर ली है। अगली क्लास में अगर आप चाहते हैं तो हम सारे एग्जाम्पल करा देंगे। फिर अगला प्रश्नावली 1.2 चलेगी जिसमें अपर में संख्या को सिद्ध करना सीखेंगे हम। ठीक। बहुत ही शानदार तरीका से हम सिखाएंगे। वो एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही है। ठीक। ठीक है ना? तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं छोड़ते हैं। और जाते जाते एक बात कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक। जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर वो आपको समय पर पहुँच सके। ठीक। आपका एक सहयोग हमको मजबूत तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई को ही सुदृढ़ बनाएगा। ठीक। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।